जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है 2 दिन पहले लाल किले में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई चल रही है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अब उसका असर इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखने लग गया है। 2 देश ऐसे हैं जिनकी फटी पड़ी है इस काम को होने के बाद से ही, क्योंकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। ये गवर्नमेंट ने अभी एक तरीके से पुष्टि नहीं करी है, लेकिन कल रात जो न्यूज़ आई है उसमें गवर्नमेंट ने ये कन्फर्म कर दिया कि इट वाज़ एन एक्ट ऑफ टेरर। और अब यहाँ से वॉर गेम शुरू होता है। यहाँ पे इंडिया की क्या डॉक्ट्रिन रहेगी ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी तरीके के टेररिज्म अटैक को हम एक्ट ऑफ वॉर में ही कंसिडर करने वाले हैं और उसी तरीके से ही आगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यहाँ पे पूरा घटनाक्रम बताने वाला हूँ और उसके बाद आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलाऊंगा कि किस कंट्री की फटी हुई और क्यों फटी हुई और रीजन क्या क्या है। क्योंकि यहाँ पे केवल एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर एक टेरर आउटफिट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी ऑपरेट किया गया है ये एक वेल बैक सिस्टम की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इसके अंदर। को पता है जैसे कि 2 दिन पहले जो रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था वो तकरीबन शाम के 6:30-7 के बीच में हुआ था, जिसमें मतलब मेट्रो स्टेशन के पास में जो ब्लास्ट हुआ था ये एक तरीके से बहुत हबड़ा तबड़ी का ब्लास्ट था। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें बोला गया है कि ये अनप्लान्ड ब्लास्ट था। यहाँ पे जो सुसाइड बॉम्बर था टाइम से पहुंच ही नहीं पाया था और मतलब इनकी पूरी टीम के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की धरपकड़ चल रही थी। इनके मॉड्यूल्स को जिस तरीके से बस्ट करते हुए चल रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहां पे उनको ये डर लग गया था कि अब हम पकड़े जाने वाले हैं तो क्या हम जाते जाते कुछ कर दें। तो उस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया था, क्योंकि इस ब्लास्ट के अंदर जो फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन मौका वारदात पे ना तो कोई शार्पनेस प्रॉपर दिखे हैं ना कोई नेल्स दिखे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है इस तरीके के अमोनियम नाइट्रेट वाले ब्लास्ट्स के अंदर, जो फ्यूल के साथ मिलाकर के यूज किया जाता है यहाँ पे, जिसमें एक तरीके से और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए वो नेल्स और शार्पनर्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे और ज्यादा डैमेज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। पर वो यहाँ पे नहीं मिले थे, तो ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफर में थे। और इसके अलावा जो ये i20 कार थी, उसके अलावा जो दूसरी रेड इको स्पोर्ट कार थी वो भी स्पॉट कर ली गई है एजेंसीज द्वारा। और इसके अंदर अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उनके ऊपर पुलिस ने यूएपीए को इन्वोक कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा किस लेवल पे काम चल रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस हद तक जाकर के किस तरीके से इनके पूरे टेरर आउटफिट मॉड्यूल को ही ब्लास्ट कर दिया है। हबड़ा तबड़ी में उन्होंने जाते जाते कुछ ना कुछ करके ये ब्लास्ट किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुजरात से राइसिन मिला है और फरीदाबाद से 3,000 टन के अराउंड आरडीएक्स बरामद हुआ है, उससे पहले कलकत्ता के अंदर 16,000 टन आरडीएक्स बरामद हुआ था। उससे पहले जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स बरामद हुआ था। और उससे पहले आप अगर देखोगे इंडिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने छापा मार के कुछ ना कुछ बरामद ना किया। तो टेक्निकली एक बंदे को पकड़ा, उसकी कुटाई की गई है और उससे पूरा का पूरा अंदर का सच उगलवाया गया है इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा। और पूरे के पूरे मॉडल आउटफिट को और इनके जितना स्लीपर सेल का नेटवर्क था उसको बस्ट करने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिवली और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स किया है, जिससे और ज्यादा इंटरनल ऑपरेशन इंडोर की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का 0.5 फ्रंट है हमें उसको सुधारना होगा, उसको टैकल करना होगा। तो उसका लगभग 20-30% जो केस सिनेरियो है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सॉल्व करती ही चल रही है। और बहुत तगड़े लेवल पे छापेमारी की गई है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अकेले ही केवल तकरीबन 200 जगहों पे रेड करी है। और यहाँ पे 200 जगहों पे रेड करके जमाते इस्लामी के जितने भी एक्टिविस्ट थे कश्मीर के अंदर, इन सबको उठा लिया गया। उसके अलावा बहुत सारे अलग लोगों को उठाया, कुछ इमाम थे, कुछ लोकल हैंडलर से, और कुछ वो लोग थे जो रेकी किया करते थे। मतलब जो आप एक तरीके से बोल सकते हैं OGW होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनके जो इनकी रेकी करने में हेल्प करते हैं, लॉजिस्टिक्स में हेल्प करते हैं। इस तरीके के लगभग 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे उनसे अभी कार्रवाई करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से निकाली जाएगी। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा और क्लियर पिक्चर मिलेगी किस लेवल पे ये लोग एक्टिव थे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन थी टेररिज्म की वो चेंज करिए कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को ये प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भर्ती करने की जो कोशिश की गई थी। और उसमें भी अब वुमेन्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि वुमेन्स को इन्फ्लुएंस करना थोड़ा आसान होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वो औरत पकड़ी गई थी शाहिदा, डॉक्टर शाहिदा जो थी, वो अपनी जेब से उसने 30 से 40 लाख रुपए लगाया है। तो सोच लीजिए किस लेवल पे वो रेडिकलाइज होगी। और वो केवल एक औरत नहीं हो सकते, इस तरीके का पूरा मॉडल चल रहा है यहाँ पे। और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि हमारी एजेंसी आगे उन्हें पकड़ लेंगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं नाम जो है डॉक्टर उमर नबी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि
यही वो डॉक्टर है जिसका रिलेशन निकल के आ रहा है तुर्की से। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जो तुर्की का रिलेशन है वो क्या आया है दिल्ली ब्लास्ट के अंदर। आप ये देखिए, यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, तुर्की शैडोज ओवर दिल्ली ब्लास्ट एज प्रॉप ट्रैक्स टेरर ट्रेल्स। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिसको एटीएस ने अरेस्ट किया था, ये फरहान नबी सिद्दीकी, जिसको मतलब यहाँ इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये को फाउंडर है इस्तांबुल इंटरनेशनल का और ये नोएडा का रहने वाला है। इसने पूरा का पूरा जो प्लॉट था उसमें लॉजिस्टिक्स हेल्प करी थी, और ये जो तुर्की से फंड आया था वो पूरा हवाला के थ्रू आया था। तो जो फंड को मैनेज करने का काम किया गया था वो इसके द्वारा और उस डॉक्टर शाहिदा के द्वारा किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तुर्की का नाम आ गया लेकिन पाकिस्तान का कहीं नहीं आया, तो मैं बता देता हूँ, ये जो मॉडस ऑपरेंडी उपयोग की गई है पूरी जैश वाली है। यहाँ पे टेक्निकली क्या गया है कि ISIS खुरासान जो कि दाइश है, और दाइश को किसने पैदा किया था, वो CIA ने पैदा किया था, अमेरिका ने पैदा किया था। और मैं आपको यहाँ पे फोटोज में नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप जाके चेक करेंगे कि जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है और जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ था सेम उसके नेक्स्ट डे, वहां पे जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, उसने पाकिस्तान के ब्लास्ट के ऊपर किस तरीके का ट्वीट किया है, और इंडिया के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर किस तरीके का ट्वीट किया गया है, आप उसमें डिफरेंस भी देख सकते। बहुत ही नॉमिनल सा ट्वीट किया गया है यहाँ की तरफ से, और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इसके पीछे CIA का हाथ है। CIA का हाथ कैसे? क्योंकि ये जितना भी टेरर आउटफिट मॉड्यूल है, जो स्पेशली जो दाइश है, उसको कंट्रोल कौन करता था पहले, उसको ओरिजिनेट किसने किया था, उसको फंडिंग कौन करता था, वो था USA। अब USA ने इतने बड़े लेवल पे उसको फंड किया हुआ है, अभी भी काफी हद तक एक तरीके से कंट्रोल में है USA की, क्योंकि US उसको यूज करता था तालिबान के अगेंस्ट अपने काम करवाने के लिए। उस चीज का उपयोग किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे CIA कनेक्शन में निकल के आता है, और अमेरिका का इस तरीके का जो कोल्ड बिहेवियर है वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से उनका जो प्लानिंग और प्लॉटिंग रही है, मतलब जो CIA की प्लानिंग और प्लॉटिंग रही है, किस गंदे तरीके से फेल हुई है। और यहाँ पे अब CIA की भी फटी पड़ी है, क्योंकि भैया जितने भी उनके OGWs है, ओवरग्राउंड वर्कर, या जिन्हें आप एजेंट्स बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तो इंडिया में घूम रहे हैं। अभी भी इंडिया के भी कुछ एजेंट्स कहीं घूम रहे होंगे, अंडर कवर एजेंट्स होंगे, तो इसी तरीके से CIA के भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से भी धरपकड़ चल रही है, सब बिल में छुप के बैठे हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान का रिलेशन आपको बता देता हूँ। जो जैश ए मोहम्मद है, आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसमें मसूद अजहर की पूरी ऑलमोस्ट फैमिली को एलिमिनेट कर दिया गया था, जिसमें केवल अजहर मसूद ही बचा था। और टेक्निकली उसके ऊपर किसकी बैकिंग है, वो पाकिस्तान की है। आज मॉर्निंग में एक न्यूज स्पॉट हुई है कि एक अमेरिका का C-17 बॉम्बर पाकिस्तान में लैंड हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने कल ही अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया था कि दे आर ऑल्सो इन ए स्टेट ऑफ वॉर। अब पाकिस्तान अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है वो स्टेट ऑफ वॉर में है आफ्टर दिस इस्लामाबाद ब्लास्ट, जिसमें 12 लोग मर गए थे, और ये उनके सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर हुआ था। टेक्निकली इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बताया जा रहा था कि ये ऑलरेडी इन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि इंडिया में कुछ ऐसा होगा तो हम अपने यहाँ भी कर लेंगे, ताकि हम कल को ये बोल सकें देखो हम तो खुद ही परेशान हैं इस तरीके के टेररिज्म से। ये इनकी ब्लेटेंट बकवास है और इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है। ये 2 कौड़ी के लोग हैं और इनकी कोई औकात नहीं है। ये यही करते हैं, ये हमेशा सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह अपने आम आदमियों को कुर्बान कर देते हैं। उनकी वहां पे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और ये पाकिस्तानी एक नंबर के जाहिल और जलील लोग। अब इनकी ये सोच के फटी पड़ी है, खासकर आसिम मुनीर की, कि भाई ये इस लेवल पे ये सब कुछ हो गया है, आगे चल करके कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी का साथ ना मिले। इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कुटाई करी थी, अब उस तरीके से और ज्यादा बड़े लेवल पे कुटाई होनी शुरू हो जाए हमारी। मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगा, 2.9 टन जब RDX रिकवर हुआ था फरीदाबाद से, उसके बाद जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बस्ट करते हुए हमारी एजेंसी चल रही है, तो एक जो चेन है हमने टेक्निकली उसको बस्ट किया है। वहां से हमें जो ये लिंक्स मिले हैं, यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि पाकिस्तान की कुछ हद तक क्यों फट रही है। आप ये देखिए, ये एक मिंट का आर्टिकल है जिसमें ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं उसमें रिडक्शन की बात करी है। अब यही नहीं, ये भी देखिए कि जो H1B वीजा पे जो लिमिटेशंस लगाई गई थी उसमें ट्रंप ने खुद से बोला था, परसों की न्यूज़ है, कि जो हमारे अमेरिका के अंदर लोग हैं वो उतने टैलेंटेड नहीं है, तो हमें ये वीज़ा थोड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें उस टैलेंट की ज़रूरत है, और इंडिया में वो टैलेंट भर भर के। टेक्निकली H1B वीज़ा जो है उसके 71% जो यूजर्स हैं दे आर इंडियंस, एंड अमेरिका ऑल्सो नोज दैट। अब ये चीज़ इन्हें पता है अच्छे से, तो इसको किस लेवल पे हम जा कर के यूज़ कर रहे हैं और
मतलब अमेरिका को इस चीज़ का भी डर है कि कल को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं कि कोई इंडियन अमेरिका नहीं जाएगा, या फिर ये थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल वे है, बट अगर कल को कुछ ऐसा होता है या फिर इंडियंस के अंदर ही एक चेतना आ जाती है कि हम अमेरिका नहीं जाएँगे, तो इनको भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान को सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जब से ये न्यूज़ आई है ट्रंप की तरफ से 2 बहुत बड़ी न्यूज़ आई हैं, जिसमें टैरिफ में रिलीफ मिल रहा है इंडिया को और H-1B वीज़ा के अंदर भी रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तान को सोचना पड़ रहा है कि क्या ट्रंप अपनी जो इक्वेशन है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान पहले से ही गर्द में है, इंडिया बहुत ज्यादा बूमिंग इकोनॉमी है। अमेरिका की ना तो दुश्मनी अच्छी है और अमेरिका की दोस्ती तो दुश्मनी से भी बेकार है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान दोनों ही कर बैठा है एक तरीके से। चाइना से डील करके इन लोगों ने अमेरिका से दुश्मनी ले ली थी, लेकिन अब उन्होंने दोस्ती कर ली है। अब आसिम मुनीर क्या कर रहा है? वो घूम घूम के केवल डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटा रहा है हर जगह से। उनको ये डर लगा है कि जो दिल्ली में जितने भी ये ब्लास्ट हुए थे और जितने भी इसके कोलैबोरेटर्स थे, गवर्नमेंट ऑलरेडी वॉर कर चुकी है कि इनको जस्टिस पे लेके आएंगे और जस्टिस मिलेगा और प्रिवेल होगा। तो बहुत बड़ी मात्रा है कि आज नहीं तो कल इंडिया अटैक कर देगा। ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ये अटैक पहले बांग्लादेश पे होगा या फिर पहले पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जितने ये टेरर आउटफिट के मॉड्यूल्स हैं, आपको मैं थोड़ा टाइम पहले लेके चलता हूँ। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान की तरफ से जो इनके नेक्स्ट आने वाला आर्मी चीफ है, वो बांग्लादेश गया था, जहाँ पे मोहम्मद यूनिस के साथ उसने एक फोटो शेयर करी थी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया था इन लोगों ने। और उसके बाद बांग्लादेश की जो नेवी है उसका एक युद्धपोत चला गया था पाकिस्तान कराची पोर्ट पे। इन लोगों के बीच में एक तरीके से कोलैबोरेशन दिखाने की कोशिश जो की जा रही है। इसमें पिलेंगे हीरा मंडी और पन्ना मंडी दोनों, लेकिन पहले कौन पिलेगा देखना क्या लिए। अब चूंकि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि भाई ये एक्ट ऑफ टेरर है, तो इनकी और ज्यादा फटी पड़ी है, क्योंकि इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। अगर इंडिया अटैक नहीं करता तो एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ, आसिम मुनीर का टेन्योर हो चुका है खत्म। फील्ड मार्शल की उपाधि के बाद अभी तक उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जो उपाधि मिलनी थी 27th अमेंडमेंट के बाद, वो अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई है उसकी फॉर्मेलिटी। उसको वो हर हालत में चाहिए अगर उसको अपना टेन्योर एक्सटेंड करना है। उस चीज को पाने के लिए आसिम मुनीर कभी भी अटैक खुद से भी कर सकता है। आने वाले टाइम में हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर खुद ही अटैक कर दे। अभी तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ वॉर में है तालिबान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ये काम इंडिया के साथ भी कर सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर के फेवर में है वॉर। लेकिन जो ये अटैक किया है यहाँ पे, अब इंडिया का अटैक उस लेवल पे होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है इस बार इंडिया ने जो अटैक शुरू करना चाहिए वो किस इंटेंसिटी का होना चाहिए? और क्या हमें पिछली बार की तरह तरीके से हमने एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर को रोक करके, उस तरीके का कुछ करना चाहिए? एक बार में ही काम खत्म करना चाहिए? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।